देता हूं। आगे थोड़ा और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का एक्टिवेशन से क्या मतलब है? पहला पॉइंट, हाउ इट इज अचीव्ड, और इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक्टिवेशन का मतलब होता है, एक्टिवेशन वर्ड यूज किया है, क्वेश्चन है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहला पॉइंट ये है आपका सॉलिड सरफेस, इसी को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। इसकी एक्टिविटी बढ़ने का मतलब, एक्टिवेशन मतलब पावर बढ़ना, एडजॉर्बिंग पावर बढ़ाना, एडजॉर्बिंग पावर, एडजॉर्बिंग पावर, गैस को एडजॉर्ब कराने की पावर। कौन सी गैस इस पर जुड़ेगी, इसकी पावर। एडजॉर्बिंग पावर को ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन। तो सॉलिड की क्षमता, एडजॉर्ब कराने की क्षमता को हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। अब उसने पूछा ये कैसे बढ़ जाएगी, तो मैंने कहा था कि आप एक सॉलिड फॉर्म लो और एक लो पाउडर फॉर्म। ये सॉलिड फॉर्म है। अब मान लो मैं इस पर इंक डाल रहा हूं, तो इंक केवल सरफेस को टच कर सकती है, इंक केवल सरफेस को टच कर सकती है, इसके अंदर नहीं जा सकती। जैसे ये आपकी चौक है, तो सरफेस रंग गया, इसका सरफेस रंग जाता है इंक से, लेकिन अंदर का जो चौक होगा वो नहीं रंग पाया। लेकिन अगर पाउडर फॉर्म में ले आओ, छोटे छोटे पीस कर दो, टुकड़े कर दो, टुकड़े करने से फायदा क्या होगा, सरफेस, एवरी पीस पर सरफेस पर इंक चिपकेगी, और ऐसा करने से सरफेस एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सारे पार्टिकल इंक से एडजॉर्ब हो जाएंगे, इंक एडजॉर्ब हो जाएगी सारे पार्टिकल पर। तो पाउडर फॉर्म का सॉलिड फॉर्म से एडजॉर्प्शन पावर अच्छा है। किसका अच्छा है? पाउडर फॉर्म का। सही मारा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो कैसे अचीव करें, एडजॉर्बिंग पावर को कैसे बढ़ाएं? तो सीधा पावर पॉइंट है, सॉलिड से उसे किस फॉर्म में ले आओ, पाउडर फॉर्म में। क्लियर? चलो और बताओ, पेज नंबर 2 पे और कोई प्रॉब्लम? 15 है, वाई सिलिका जेल यूज एज ह्यूमिडाइजर। तो मैंने बेटा आपको एप्लीकेशन बताए थे एडजॉर्प्शन के, एप्लीकेशन बताए थे एडजॉर्प्शन के, और ये कहा था कि मान लो आपके पास एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। सोचो गर्मियों का टाइम है, गर्मी का टाइम है, समर सीजन, और साथ में रेनी सीजन भी हो गया। समर सीजन में जब बरसात हो जाती है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है। उस समय आप कूलर चलाओ तो ऐसा लगता है कि भाई साहब कुछ नहीं है। क्यों? पंखे की हवा भी नहीं लगती है। क्यों? मॉइस्चर ज्यादा है। हम चाहते हैं मॉइस्चर को हटाना, तो हम एक गमले में, एक बर्तन में सिलिका जेल ले लो। क्या ले लो? सिलिका जेल। पाउडर फॉर्म में लोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये सिलिका जेल अपने सरफेस पर मॉइस्चर को एडजॉर्ब करा लेगा। जब ये मॉइस्चर ये एडजॉर्ब कर लेगा तो रूम में से मॉइस्चर गायब हो गया, कंट्रोल हो गया। तो सिलिका जेल मॉइस्चर को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करके ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। क्लियर? इसलिए इसे डी ह्यूमिडाइजर बोलते हैं। सिलिका को क्या बोलते हैं?
डिह्यूमिडाइजर मतलब ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को अपने सरफेस पर खींच लेता है। बताओ समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, पे नंबर 2 पे और कोई प्रॉब्लम? एटीन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 का क्या बताओ? थर्ड, हाउ इज द फिजिकल एब्जॉर्प्शन मास ऑफ गैस पर मास ऑफ एडजॉर्बमेंट मतलब एक्स अपॉन एम रिलेटेड टू प्रेशर। बेटा पूरा फ्रेंडुलेज के बारे में लिखना है, तीनों पॉइंट। फ्रेंडुलेट एडजॉर्प्शन पढ़ाया आपने, तो उसके 3 पॉइंट बताए थे। एट वेरी लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट हाई प्रेशर। सारे पॉइंट लिख डालो। क्लियर? अरे पढ़ा है आपने फ्रेंडुलिच का एडजॉर्प्शन, तो उसके सारे पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट था एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। दूसरा केस था एक्स अपॉन एम पी की पावर 1/n। और तीसरा केस था एक्स अपॉन एम पी की पावर 0। तीनों केस लिख रहे हैं डिटेल में थ्योरी के साथ। चलो साफ दिख रहा है? तो बेटा मैंने आपको समझाया था फ्रंटलेज, पहले उसे देखो स्क्रीनशॉट को, और फिर पूरी जो थ्योरी लिखी है उसको पढ़ो। जो लाइन समझ में नहीं आ रही है वो मुझसे पूछो, कहानी वही है। कर लोगे? चलो पेज नंबर 3 पे और कोई प्रॉब्लम? कौन सा? 20। चलो कंसीडर द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। मैं ग्राफ बना रहा हूं, एक्स अपॉन एम का प्रेशर के साथ ग्राफ है, और 3 ग्राफ दिए हुए हैं, 1, फिर 2 और फिर 3। थोड़ा रुक जाओ, इंक डालने दो। हाँ बेटा, पहला जो ग्राफ है वो 195 केल्विन पर है, 195 केल्विन। सेकेंड ग्राफ में 244, और अगला उससे और ज्यादा है, थोड़ा कट गया है, 290 मान लेता हूं, चलो थोड़ा बड़ा ही होगा। ये दे रखे टेम्परेचर, ठीक है। अब कह रहा है कंसीडर द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पर क्या फर्क पड़ेगा। पहला केस टेम्परेचर बढ़ाओ, ए केस टेम्परेचर इंक्रीज करो एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है प्रेशर कर दो कांस्टेंट और टेम्परेचर बढ़ाओ। तो एक बार बताओ, ये प्रेशर लाइन है और मुझे ये कांस्टेंट करनी है, तो मैंने ऐसे खड़ी लाइन बना दी एक। तो देखो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर फिक्स्ड। अब बताओ 195 का एडजॉर्प्शन तो रेट ये है, ये 244 की रेट ये हो गई, और 290 रेट की रेट ये हो गई। मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। हाँ बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करो। 195 से बड़ा टेम्परेचर 244, इससे बड़ा टेम्परेचर 290। टेम्परेचर इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो देखो 195 पे वैल्यू 30 है, 244 टेम्परेचर बढ़ाया तो वैल्यू कम हो गई 20, और 290 पे वैल्यू और कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। ये तो पहला केस हो गया। अब वो बी केस क्या कह रहा है? बी केस में कह रहा है प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर इंक्रीज करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
मतलब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है कोई एक, और फिर प्रेशर का इफेक्ट बताना है। तो मान लो मैंने टेम्परेचर 195 पे माना, अब बताओ प्रेशर इफेक्ट क्या होगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पहले बढ़ेगा, लगातार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। क्या पढ़ा था आपने, एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रेशर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन लगातार बढ़ेगा। क्लियर दोनों पॉइंट, ठीक है। पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर तेजी से बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा फ्रेंडुलिज के अकॉर्डिंग। पेज नंबर 3 पे और कोई प्रॉब्लम। पेज नंबर 4 पे 3 पॉइंट है एप्लीकेशन के, वो पढ़ लिए होंगे आपने। चलो तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, कोई परेशानी यहां तक। चलो टॉपिक चेंज करें। चलो टॉपिक चेंज कर रहे हैं बेटा, फिर भी किसी और को परेशानी हो तो आप लोग जो है कल पूछ लें। अच्छा बेटा सुनो मेरी बात, मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री से लिंक 2 या 3 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भेजूंगा, और फिर क्वेश्चन नंबर बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन नंबर एडजॉर्प्शन के हैं। उन क्वेश्चनों को आप ट्राई करोगे क्योंकि आपने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया है, ठीक है। पूरे चैप्टर के बाद क्वेश्चन करने बैठोगे तो दिक्कत होगी, छांट छांट के सिलेक्ट कर करके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगले टॉपिक का क्या नाम है, चलो आज का जो नेक्स्ट पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री का बी पार्ट, उसका नाम है कैटालिस्ट। तो हमें समझना है कैटालिस्ट क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, कितने टाइप के होते हैं, ये पढ़ना है बस। ये छोटा टॉपिक है, 2 दिन में हो जाएगा, आज और कल। ध्यान से सुनना, कैटालिस्ट क्या होते हैं। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस O2, और मैं बनाना चाहता हूं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर। लेकिन मैंने क्या देखा, H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, अति से ज्यादा स्लो। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करके वाटर बनाने में मान लो 1 साल लगता है। तो आप बताओ कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन इन दोनों की रिएक्शन मैं चाहता हूं कि फास्ट हो जाए, और ये जल्दी से जल्दी किस में बदल जाए, वाटर में। तो मैंने इसमें एक मटेरियल मिलाया जिसका नाम है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मिलाने पर रिएक्शन कैसी हो गई, फास्ट, और ये जल्दी से जल्दी वाटर में कन्वर्ट हो गई। अगले 5 मिनट में वाटर बनके तैयार। तो कैटालिस्ट क्या है, कैटालिस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो किसी रिएक्शन को फास्ट करके, एक्सेलरेट करके उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दे। पहला पॉइंट ध्यान रखना, कैटालिस्ट नॉट स्टार्ट रिएक्शन। वैसे इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, जो रिएक्शन होती ही नहीं है, जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसमें तुम कैटालिस्ट डाल दो फिर सोचो वो हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। जो रिएक्शन हो सकती है लेकिन खाली वो स्लो चल रही थी, चल तो रही थी, उन रिएक्शनों को ये फास्ट करके जल्दी कंप्लीट करा सकता है। तो बताओ कैटालिस्ट का पहला पॉइंट समझ में आया। तो कैटालिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, मतलब जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है उसे स्टार्ट नहीं करेगा।
लेकिन जो रिएक्शन हो रही हैं, जो रिएक्शन हो रही हैं, उनकी रेट में चेंज करके, उनको फास्ट करके, उसको जल्दी कंप्लीट करा सकता है। पॉइंट नंबर 1 था ये। सेकंड पॉइंट, कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट, कम से कम मात्रा भी सफिशिएंट होती है। मतलब मान लो आपके पास एक रिएक्शन है A प्लस बी और प्रोडक्ट बनता है C। आपने इसमें कैटालिस्ट डाला 10 ग्राम, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अगर आप इसमें 100 ग्राम डालोगे तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। अगर आप इसमें 1 ग्राम कैटालिस्ट डालोगे तो भी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। मैंने ये नहीं बोला कि फास्ट होगी या स्लो, मैंने बोली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बेटा जो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मान लो A प्लस बी और हम लिखते हैं नो रिएक्शन, कि ये रिएक्शन करता ही नहीं है। अब इसमें चाहे तुम 1 ग्राम डालो कि नहीं हुई, अब तुम सोचो नहीं हो रही है तो मैं 1000 ग्राम डाल दूं तो हो जाएगी, तब भी नहीं होगी, तब भी नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो जो रिएक्शन हो रही है उसमें अगर 1 ग्राम भी डाल दोगे तो भी वो कंप्लीट हो जाएगी, 10 ग्राम डाल दोगे तो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जो रिएक्शन हो ही नहीं रही है, जो ये कह रहा है कि कभी पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन, तो आपने सोचा कि 1 ग्राम डालने पर नहीं हुई होगी, ज्यादा डाल देता हूं तो शायद हो जाए, तो भी नहीं होगी। सुनाई दे रहा है? तो कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट भी डालोगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या 2 पॉइंट क्लियर हैं? तीसरा पॉइंट समझो, प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 3, ऑप्टिमम टेम्परेचर। कैटालिस्ट के लिए लगभग टेम्परेचर लो 25 से 30 के बीच में डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के रेंज में कैटालिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। रिएक्शन की रेट को ये बहुत अच्छा बढ़ाता है, रेट को बहुत अच्छा करता है। तो जिस टेम्परेचर पर कैटालिस्ट अच्छा काम करे, अच्छी रेट प्रोवाइड कराए, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं और उसकी रेंज है 25 से 30। अगर मैं ये कहूं कि टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर दिया, तो जब टेम्परेचर कम करोगे तो मैं कहूंगा कैटालिस्ट आपने इनएक्टिव कर दिया। तो लो टेम्परेचर करोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। सर मैं हाई टेम्परेचर कर दूं, मतलब हाई मतलब मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा कर दूं, 50 कर दूं, 60 कर दूं, 70 कर दूं, तो फिर ऐसी कंडीशन में कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी। तो लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव, हाई टेम्परेचर पर डैमेज। तो एक पर्टिकुलर रेंज पर कैटालिस्ट अच्छा काम करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब किस कैटालिस्ट की बात हो रही है बेटा? कैटालिस्ट के 2 टाइप हैं, आगे समझाऊंगा। एक होता है इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, और एक होता है ऑर्गेनिक कैटालिस्ट। ये जो सेकंड वाला है इसको हम एंजाइम कहते हैं। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है वो ज्यादातर ट्रुथ है किसके लिए? एंजाइम के लिए। इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट पर नो इफेक्ट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट पर इस चीज का कोई विशेष इफेक्ट नहीं होता है। तो टेम्परेचर की रेंज 25 से 30 हो, वो किस कैटालिस्ट के लिए बेस्ट मानते हैं हम? ये लाइन
एंजाइम्स के लिए। एंजाइम्स जो होते हैं उसकी एक्टिविटी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे अच्छी होती है, और 25 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओगे तो एंजाइम डैमेज हो सकते हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी क्या कह रही है? मान लो आपने एक रिएक्शन दी थी, मान लो A प्लस बी आप कन्वर्ट कर रहे थे C में, और आपने यहां कैटालिस्ट डाला। मान लो कैटालिस्ट लिया था आपने सॉलिड फॉर्म में, मान लो 10 ग्राम लिया था, कैटालिस्ट लिया 10 ग्राम। तो पहला पॉइंट, कैटालिस्ट रिएक्शन में यूज अप नहीं होता, कैटालिस्ट नॉट यूज अप, मतलब कैटालिस्ट खर्च नहीं होगा। कैटालिस्ट में कैटालिस्ट की जो मात्रा होगी वो खर्च नहीं होगी। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको कैटालिस्ट 10 ग्राम ही मिलेगा, क्योंकि वो खर्च नहीं हुआ। तो मास नॉट चेंज, कैटालिस्ट का मास चेंज नहीं होगा। लेकिन हां, प्रोसेस होते समय ऐसा हो सकता है कि जो कैटालिस्ट आपने सॉलिड फॉर्म में लिया था वो हो सकता है बाद में आपको पाउडर फॉर्म में मिले, और ऐसा भी हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। सॉलिड से वो पाउडर हो सकता है, सॉलिड से पाउडर हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? मास चेंज नहीं होगा। अगर आपने 10 ग्राम डाला है तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद कैटालिस्ट 10 ग्राम मिलेगा, इसका मतलब नॉट यूज अप, कैटालिस्ट यूज अप नहीं हुआ, कैटालिस्ट खराब नहीं हुआ। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई प्रॉपर्टीज, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? कैटालिस्ट के अंदर ही, प्रॉपर्टी के अंदर ही हमें 2 हेडिंग पढ़नी है। एक हेडिंग का नाम है एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, और एक हेडिंग है सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी। ये 2 हेडिंग का मतलब पूछेगा, एक्टिविटी का क्या मतलब है, सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनना, एक्टिविटी का मतलब है कैटालिस्ट की वो एबिलिटी, कैटालिस्ट की वो ताकत जिससे वो रिएक्शन की रेट बदल सके। तो हम ले सकते हैं एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की वो एबिलिटी, कैटालिस्ट की वो क्षमता जिसके बेस पर ये इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन। आप भैया कैटालिस्ट की सहायता से क्या करते हो? रेट चेंज करते हो। तो रेट को इंक्रीज करना है, फास्ट करना है प्रोसेस, तो कैटालिस्ट के अंदर जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, उसको हमने नाम दिया एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 स्लो प्रोसेस शो कर रहे थे वाटर बनाने में, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कैटालिस्ट डाला, इसके अंदर क्षमता थी, इसके अंदर ताकत थी कि उसने रिएक्शन को फास्ट किया और इस रिएक्शन को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया। तो कैटालिस्ट की वो क्षमता, कैटालिस्ट की वो एबिलिटी क्या कहलाती है? एक्टिविटी कहलाती है। इतना समझ में आ रहा है? तो तुम कहोगे सर सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है? अब बात आती है सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है। सिलेक्टिविटी टर्म का क्या मतलब है? तो मान लो मैंने 2 रिएक्शन दिखाई, CO प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, ये निकेल कैटालिस्ट लिया,
और एक और रिएक्शन दिखाई CO प्लस H2, और यहां लिखा कॉपर कैटालिस्ट। देखो रेक्टेंट दोनों सेम है, CO यहां भी CO, H2 यहां भी H2, मैंने कैटालिस्ट बदले। तो मैंने क्या नोटिस किया, CO और H2 कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है HCO प्रोडक्ट, ठीक है। और CO प्लस H2 निकल की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं 3 मॉलिक्यूल लेकर, तो ये बनता है CH4 प्लस H2O। तो बताओ पहली रिएक्शन में और दूसरी रिएक्शन में रेक्टेंट तो मैंने एक जैसे लिए, लेकिन कैटालिस्ट डिफरेंट दिए। तो इस कैटालिस्ट में इसने मीथेन बनाया और कॉपर वाले कैटालिस्ट में बनाया फॉर्मल्डिहाइड। तो कैटालिस्ट बदलने से मैं प्रोडक्ट बदल सकता हूं। तो कैटालिस्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि हम कैटालिस्ट बदल के प्रोडक्ट अपनी इच्छा से बना सकते हैं। तो कैटालिस्ट के अंदर ऐसी एबिलिटी कि एक डिजायर प्रोडक्ट हम बना सकें, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिविटी। क्लियर? मतलब एक ही रिएक्शन में अगर मैं चाहूं तो डिफरेंट रिएक्शन की प्रेजेंस में डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। बेटा कल से टाइमिंग जो है आपकी सुबह वाले बैच की, जो टाइमिंग है मॉर्निंग बैच की, वो 6:50 से 7:50 हो जाएगी। सुनाई दे रहा है? एक्चुअल में क्या है, स्कूलों की क्लास जो है शुरू हो गई है बच्चों की। तो मेरे बच्चे की क्लास 8 AM से शुरू होगी 2 AM तक, ठीक है, 2 PM। अब उसे 8 बजे लिंक आता है जिस पर उसे प्रेजेंट लगानी पड़ती है ना, वो मेरे मोबाइल से लगती है। अब वो 10 मिनट ही देते हैं। गौचूले हम उनको पूछो कि 8 से 2 बजे तक बच्चा है तो 9 बजे लगा लेगा फ्रेंड, 10 बजे लगा लेगा, कि 8 बजे लगनी चाहिए। वो चक्कर पड़ रहा है, ठीक है। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो 10 मिनट पहले आएंगे कल से आप, और जो शाम को आता है वो तो शाम को आ ही रहा है। चलो टॉपिक चेंज कर रहा हूं। एक रिएक्शन है जिसका नाम है कैटालाइसिस। इसके हमें टाइप पढ़ने हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताओ कैटालाइसिस क्या होती है, फिर हम टाइप की बात करेंगे। टाइप में 2 नाम है इसके, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन कैटालाइसिस क्या होती है? एक रिएक्शन है ए, उससे बन रहा है मान लो सी, ये रिएक्शन है। क्या है ये? रिएक्शन। और ये रिएक्शन एक कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आप करा रहे हो। तो जो भी रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती हैं उन रिएक्शनों को हम कैटालाइसिस कहते हैं। क्या बोला मैंने? जितनी भी रिएक्शन है जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कराई जाती हैं उन रिएक्शनों को हम कैटालाइसिस कहते हैं। समझ में आ रहा है? कितने प्रकार की हो गई? ये 2 प्रकार की, होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। मतलब ये समझो ध्यान से, A+B 2 रेक्टेंट हैं। मान लो यहां आयरन कैटालिस्ट है जो सॉलिड फॉर्म में है, और इससे बना मान लो प्रोडक्ट AB। तो मैंने इससे पूछा भाई तेरा नेचर कैसा कि सॉलिड, कि तेरा नेचर कैसा कि सॉलिड। ये दोनों कौन थे ये बताओ? रेक्टेंट। अबे रेक्टेंट थे, किस फॉर्म में दिए हैं? और ये कौन था? इसकी फॉर्म क्या है? तो बेटा रेक्टेंट और कैटालिस्ट, रेक्टेंट और कैटालिस्ट अगर सेम फेज में हो
फेज समझ में आ गया, सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, तो वो कहलाते हैं होमोजीनियस कैटालाइसिस। फॉर एग्जाम्पल आपको रिएक्शन रटनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, रिएक्शन रटनी पड़ेगी। CH3CO, C2H5, इसके साथ मैंने वाटर की रिएक्शन कराई, वाटर को मैं लिखता हूं HOH, ठीक है, और कैटालिस्ट लिया मैंने H2SO4, ये कैटालिस्ट है। रिएक्शन थोड़ी रटनी पड़ेगी, मैं इसको आसान कराने के लिए ऐसे कर सकता हूं कि इसका H मैंने इस O के साथ दे दिया, तो क्या बना, CH3CO और ये जुड़ गया इसके साथ, तो CH3COOH, CH3COOH प्लस ये क्या बना, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो C2H5OH, C2H5OH। मान लो ये रिएक्शन आपने रट ली, तो मैंने पूछा भाई तुम कौन थे कि लिक्विड, वाटर से पूछा तुम कौन थे लिक्विड, H2O से पूछा तुम कौन थे लिक्विड, तो बताओ ये लिक्विड है ये लिक्विड है, दोनों रेक्टेंट लिक्विड है, और ये कैसा है लिक्विड। तो कैटालिस्ट और रेक्टेंट कैसी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, सेम फेज है दोनों की, ये लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस कैटालाइसिस। मान लो मैं हेट्रोजीनियस की बात कर रहा हूं, मैंने एक गैस ली नाइट्रोजन गैस, उस पर रिएक्शन कराई 3 हाइड्रोजन, ये भी गैस, कैटालिस्ट लिया मैंने आयरन, ये होता है सॉलिड, और 2 अमोनिया गैस बनी, तो बताओ रेक्टेंट की फेज क्या है और कैटालिस्ट की फॉर्म क्या है, कैसी फेज है दोनों की। अगर डिफरेंट फेज का होगा, डिफरेंट फेज में होंगे रेक्टेंट और कैटालिस्ट, तो उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो बताओ अगर मैं आपको 2-3 रिएक्शन दे दूं और लिक्विड का और सॉलिड कैसा है वो लिख के दे दूं, तो आप बता पाओगे कि वो होमोजीनियस कैटालाइसिस है या हेट्रोजीनियस। सही में आ रहा है। तो जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी उसे बोलेंगे कैटालाइसिस। पहली है होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरी है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। जिसमें रेक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में हो वो होमोजीनियस कैटालाइसिस कहलाएगी, जिसमें दोनों डिफरेंट फेज में होंगे वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहलाएगी। एक एक एग्जाम्पल कम से कम लर्न होना चाहिए। बताओ समझ में आया। हाँ बोलो। दोबारा सुन ले। रेक्टेंट रेक्टेंट और कैटालिस्ट, सुनना ध्यान से, ये सॉलिड है ये सॉलिड है, ठीक है, तुम सोच रहे हो ये सॉलिड हो जाए लिक्विड हो जाए और ये सॉलिड हो जाए, ये तो सोच रहे हो। तो मैं आपको बता दूं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी कोई रिएक्शन अभी तक ढूंढी नहीं गई है जिसमें ऐसा हो। सुनाई दे रहा है। जब नेचर में ऐसी कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी कैटेगरी हम कैसे बताएं। जो है ही नहीं उसकी कैटेगरी तुम पूछ रहे हो, तो ऐसी कोई रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। जो रिएक्शन पॉसिबल थी उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया कि भाई इस कैटेगरी वाले होमोजीनियस में आ जाओ और ऐसी कैटेगरी वाले हेट्रोजीनियस में आ जाओ। ऐसा कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा जिनमें दोनों रेक्टेंट डिफरेंट नेचर के हों। क्लियर। हाँ, एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स कहती है किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराना हो तो रेक्टेंट साइड एक ही नेचर के होने चाहिए, तब हीट ऑफ फॉर्मेशन आता है बेटा। ठीक है बेटा, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाए। ऐसी कोई रिएक्शन आपको जिस दिन मिल जाए उस दिन मुझे बता देना। चलो तो आगे बढ़े। चलो अब ये था आपका कैटालाइसिस के बारे में। अब मैं यहां लिख रहा हूं टाइप ऑफ कैटालिस्ट। पहले हेडिंग समझ लो फिर देखेंगे इसके बारे में। टाइप ऑफ कैटालिस्ट,
कैटालिस्ट के टाइप, पहला टाइप है पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरा टाइप है नेगेटिव कैटालिस्ट, तीसरा टाइप होता है ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो में बैठो और निकल लो, ऑटो कैटालिस्ट, और फोर्थ होता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। कितने तरह के कैटालिस्ट पढ़ने हैं हमें? 4 तरह के, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, इंड्यूस कैटालिस्ट, 4 तरह के कैटालिस्ट होते हैं। अब बात आती है इनका क्या मतलब है, इनके एग्जाम्पल सहित समझाओ, इनका क्या मतलब है और इनको एग्जाम्पल सहित समझाओ, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। तो चलो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? बता, समझ में आ रहा है यहां तक? थ्योरेटिकल मामला चल रहा है, तो आप थ्योरी आ रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि पढ़ेंगे नहीं, उसे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ो, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट अगर याद है तो मैडम से, तो नंबर बनाने के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने क्या नोटिस किया है, सुनना ध्यान से, पूरी केमिस्ट्री में एक सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में एक्सट्रैक्शन, और ऑर्गेनिक में पॉलीमर है, एक्शन केमिस्ट्री है, और बायोमोलिक्यूल। मतलब 1 2 3 4 5, 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 10 15 20 23 23 नंबर के आसपास फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल चैप्टर है, रटने वाले, याद करने वाले। तो बच्चा क्या करता है कि अरे सर ये तो बेकार चैप्टर है, थ्योरी वाले हैं। वो किस पर रहता है? टिपिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट वाले चैप्टर में ऐसी तैसी कराता है अपनी कि न्यूमेरिकल नहीं आ रहे सर। पेपर देने गया, अरे सर पता है 5 न्यूमेरिकल आए थे जिसमें मैं 3 ही कर पाया, 2 गए। ऑर्निक में उधर रेक्सन एचओटी, वो जिसको हम टप पोर्शन बोलते हैं, सर वहां नंबर कट गए, और जहां कट नहीं रहे हैं उसे मैं याद नहीं करूंगा सर। तो नंबर अगर बनाने हैं तो ये थ्योरी वाले पार्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मतलब जो नंबर नहीं दे रहा है, जो चैप्टर नंबर नहीं देना चाहता है, कहता बहुत मेहनत करो तब नंबर दूंगा, उसके पीछे पीछे पड़े साहब। और जो चैप्टर कह रहा है कि थोड़ा सा पढ़ ले नंबर ले ले, तो वह यार तुझे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, तू थ्योरी वाला है, ऐसा मत करो। थ्योरी वाले चैप्टरों को बहुत मन लगा के याद करो क्योंकि ये नंबर देते हैं। क्लियर? और जो कंसेप्ट वाले चैप्टर हैं वो नॉलेज देंगे, नंबर नहीं देंगे। पॉजिटिव कैटालिस्ट, ऐसे कैटालिस्ट जिनकी प्रेजेंस में रेट इंक्रीज हो जाती हो, ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, मतलब रिएक्शन को फास्ट कर दे। ऐसे कैटालिस्ट जो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दे, मतलब रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। अब कोई सा भी 1 2 एग्जाम्पल याद कर लो, मैंने तो एग्जाम्पल बहुत लिख के दूंगा मैं आज एज ए स्क्रीनशॉट, लेकिन आपको मैं लिखूंगा इस जगह पे 1 या 2 एग्जाम्पल। N2 + 3S2 आयरन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम कराते हैं और ये अमोनिया बनाता है। इस आयरन का काम है इन दोनों को जल्दी से जल्दी रिएक्शन करा के, फास्ट रिएक्शन करा के अमोनिया बनाना। तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट का काम कर रहा है। सुनाई दे रहा है बेटा? सुनाई दे रहा है? मान लो मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, 2KClO3 को मुझे ब्रेक करना है KCl + 3O2 में। मान लो इसमें ब्रेक करना है और ये बड़े धीरे धीरे ब्रेक हो रहा था,
मैंने इसमें MnO2 कैटालिस्ट डाल दिया, ये फास्टली ब्रेक हो गया, तो ये कैटालिस्ट ने रिएक्शन को फास्ट कर दिया, तो ये क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, वो मैं स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। पॉजिटिव में मैंने लिखे हैं 6 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्यों याद करने सर? अगर थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा तो कहेगा पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, 2 एग्जाम्पल लिखो, हमने लिख दिया। लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव में वो कोई सा भी एग्जाम्पल यूज कर सकता है, तो कम से कम 4-5 एग्जाम्पल हमें लर्न होने चाहिए। तो बताओ पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब समझ में आ गया? अरे पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं बात करता हूं नेगेटिव कैटालिस्ट की, ध्यान से सुनना। नेगेटिव कैटालिस्ट नाम से क्लियर है, जो रिएक्शन की रेट को क्या कर दे? डिक्रीज कर दे, घटा दे, स्लो कर दे रिएक्शन को, तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव कैटालिस्ट। मान के चलो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे पास है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेरे पास है, मैं इसे हीट करके तोड़ना चाहता हूं, ब्रेक करना चाहता हूं, इसे ब्रेक करना चाहता हूं वाटर प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम इस तरह के कैटालिस्ट मिला दिए, तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो इसका मतलब बताओ ये क्या करेंगे? रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, और ये फास्ट करके इस H2O2 को जल्दी से जल्दी तोड़ देंगे H2O और O2 में। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या नोटिस किया, एक टेस्ट ट्यूब ली बहुत लंबी सी, उसमें डाल दिया H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें मैंने जैसे ही कैटालिस्ट मिलाया, ये तेजी से झाग बनाते हुए, ऐसे झाग बनाते हुए बाहर निकला। इसका मतलब इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट हो गया और तेजी से वो H2O और O2 बनाते हुए बाहर निकल रहा है। तो ये कैसा कैटालिस्ट डाला है आपने? पॉजिटिव। अब मैंने ये रफ कर दिया, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, डिकम्पोजिशन को रोक दो, इसके डिकम्पोजिशन को रोको, तोड़ो मत, रोक दो, स्टॉप कर दो, मतलब रिएक्शन को स्लो कर दो। तो आप इसमें क्या मिलाएंगे? तो बेटा कैटालिस्ट के नाम पर अगर आप निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम मिलाते हो तो वो तो रिएक्शन को फास्ट करेगा, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? नेगेटिव कैटालिस्ट। अगर मैं इसमें कोई नेगेटिव कैटालिस्ट मिला दूं, जैसे एसिटामाइड, ये याद करने पड़ेंगे किसके लिए नेगेटिव कैटालिस्ट कौन है? एसिटामाइड, ग्लाइकॉल, फॉस्फोरिक एसिड, 3-4 नाम लिख रहा हूं, फॉस्फोरिक एसिड, और कोई सा भी अल्कोहल, ये मैंने 4 नाम ले दिए। एसिटामाइड, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। एसिटामाइड, ग्लाइकॉल, अल्कोहल, फॉस्फोरिक एसिड, ये कैटालिस्ट डालोगे तो ये कहलाएंगे नेगेटिव कैटालिस्ट, और वो डिकम्पोजिशन को क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे, कम कर देंगे प्रोसेस को। तो कैसा करेंगे ये प्रोसेस को? स्लो करेंगे। तो क्या ऑक्सीजन गैस धीमी निकलेगी? कि हाँ अब धीमी निकलेगी। तो इस H2O2 का ब्रेक होना, अगर आपने इसमें निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम कैटालिस्ट का प्रयोग किया है तो ये पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाएंगे इस रिएक्शन के लिए। और अगर आपने एसिटामाइड, ग्लाइकॉल, फॉस्फोरिक एसिड, अल्कोहल प्रयोग किया है तो वो कहलाएंगे इस रिएक्शन के लिए नेगेटिव कैटालिस्ट। बताओ समझ में आ रहा है? तो मैंने कैटालिस्ट के 2 टाइप आपको पढ़ा दी हैं, बचे 2, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, जैसे इनहिबिटर क्या होते हैं, प्रमोटर क्या होते हैं, उनको मैं कल फाइनल कर दूंगा। क्लियर?
कल 6:45 मतलब 6:50 पर क्लास लगेगी बेटा, ठीक है। मैं अभी इसकी वीडियो भेज दूंगा एक यूट्यूब पर, और पीडीएफ भेज देता हूं। एक्सरसाइज तो आपके पास है ही है नोट्स में।